हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर की मैथमेटिक्स यदि आपको पढ़नी है तो आप सेकंड ग्रेड की क्लासेस अभी देख सकते हैं। जो कॉमन टॉपिक्स है वो आपको वहां पढ़ा दिए जाएंगे, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ा दिए जाएंगे अलग से। ठीक है, मैं सेकंड ग्रेड के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों ही पेपर्स में आए हुए सभी पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज करवा रहा हूं, तो आप जरूर से वो क्लासेस भी अटेंड करें। आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे हैं आज बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है, कैसे इनको जोड़ा घटाया जाता है, वो पिछली क्लास में मैंने बताया था। आज हम उस बहुपद के जो जोड़ और बाकी के नियम बताए थे मैंने, जोड़ना और घटाना के, इन नियमों का उपयोग करते हुए अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं छोटे मोटे, ताकि हमें ये पता चले कि हम जो है जो बहुपद होते हैं उन्हें कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं, और उनको जोड़ बाकी का ही उपयोग अपन फिर आगे जो डिवीजन एल्गोरिथ्म है पॉलिनोमियल का, वो समझने में इसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब सीधे ही एग्जाम्पल। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट लिखेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन है, मान लीजिए एक कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 5। ठीक है, तो और हमारे पास में एक आ गया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर -6x+1। ठीक, ये दो है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस का 5 और एक्स स्क्वायर -6x+1। इनका हमें क्या करना है, का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो इनका योग ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, सीधे सीधे हम पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 5 और एक्स स्क्वायर -6x+1। अब इनको जोड़ना है, तो जो सेम सेम है उनको जोड़ते चलेंगे। सेम सेम का मतलब है कि हमारे पास में जो एक्स स्क्वायर होगा तो उसको एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे, एक्स वाला पद है तो उसे एक्स वाले के साथ जोड़ेंगे, कोई संख्या है तो उसे संख्या के साथ जोड़ेंगे। ठीक, तो देखो एक्स स्क्वायर कितने हैं दोनों, तो 2x² हो गया। ठीक है, फिर देखो प्लस का 3x और माइनस का 6x। तो प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस होता तो माइनस है, लेकिन साइन वह आता है जो बड़ी संख्या हो। तो देखो प्लस का 3 है माइनस का 6 है, यानी माइनस साइन आएगा, और 6 में से 3 घटा दीजिए तो 3x आ जाएगा। फिर है माइनस का 5 और एक है प्लस का 1। तो प्लस माइनस है, इसका मतलब माइनस तो होगा, और साइन आएगा जो बड़ा है, तो 5 बड़ा है यानी माइनस का साइन आएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो आ गया आपके पास में 2x² -3x - 4। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों को। तो ये जो है आप इस प्रकार से सिंपल जोड़ बाकी कर सकते हैं। ये तो हुआ जोड़ने का, है ना। अभी अपन आगे माइनस वाला भी सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मान लीजिए कि कहीं पर है 5a² -2a+1 और एक है अपने पास a² + 2a, ठीक है, का या को घटाए। अब हमें क्या करना है, तो ये जो दो अलग अलग अपने पास समीकरण है, 5a² -2a+1 और एक है a² + 2a, इसको घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा सा पहले लिखेंगे 5a² -2a प्लस का 1, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए, और माइनस करना है क्या, वो भी ब्रैकेट में लिख लो a² + 2a। अब माइनस करेंगे, ये बन गया देखो 5a² और इधर से आएगा माइनस का a²।
तो ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर के साथ ये ब्रैकेट में अलग बंद करो। फिर माइनस का 2a और इधर से आएगा माइनस का 2a, माइनस इधर भी 2a है, इधर भी माइनस का 2a है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हो गया एक। ठीक, फिर प्लस का 1 है और इधर कोई है ही नहीं, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखो 5a² माइनस ए स्क्वायर हो गया 4a², और -2a तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और आता साइन माइनस का ही है, तो माइनस का साइन आएगा और 2 जुड़ जाएगा तो 4a हो जाएगा, और ये प्लस का 1। तो इस प्रकार से जो है अपन इनको माइनस करते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? ये देख लीजिए, 4a² माइनस 4a+1 ये आएगा जब आप इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अब जोड़ना और घटाना सीख गए होंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो समान पद है वो ही जोड़ा या घटाया जाता है। मतलब स्क्वायर वाला है तो वो स्क्वायर वाले के साथ, एक्स वाला है तो वो एक्स के साथ, संख्या है तो संख्या के साथ, 3 पावर का है तो 3 के साथ, 4 पावर का है तो 4 वाले के साथ, ऐसे। समझ में आ गई बात? चलिए एक अपन क्यूबिक का भी लेकर के देख लेते हैं, यानी 3 पावर वाली समीकरण हो तो क्या करते हैं। देखिएगा, x³ प्लस 2x² प्लस 5x+1, और एक है मान लीजिए अपने पास में x² प्लस 4x का योग। ठीक है, तो अब इनका योग अगर करने को कहा गया है तो कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे अब करेंगे। वो पिछली बार तो समझा रहा था इसलिए पूरा अलग अलग लिखा था, अब की बार तो सीधे ही देखो, x³ का पद उधर है क्या? नहीं है, तो x³ सीधा सीधा आएगा। इधर कितना है? 2x², इधर कितना है? x², तो x² और 2x² जुड़ करके कितना हो जाएगा? 3x², तो ये आ जाएगा प्लस का 3x²। फिर इधर है 5x, इधर है 4x, जुड़ करके हो जाएगा 9x और प्लस का 1। समझ में आ गई बात? तो ये आ जाएगी एक आपके पास में समीकरण, यही है इनका योग। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे। समझ गए? तो अब जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेंगे। चलो अब हम जो है एक घटाने का जो कॉन्सेप्ट और अलग तरीके से होता है, एक तो अपन इस प्रकार से घटा सकते हैं ना, इस प्रकार से घटा सकते हैं, एक और तरीका भी होता है कि इनको और कैसे घटा सकते हैं, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू और बता देता हूं जिसका अपन उपयोग कहाँ करने वाले हैं। तो इस मेथड का उपयोग जो अब बताने जा रहा हूं उसका अपन उपयोग जो भाग विधि है, डिवीजन एल्गोरिथ्म है, वहां पर उपयोग करते हैं, इसलिए। ठीक है, तो अब सीधे ही मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए अपने पास में क्वेश्चन है 3x², ठीक है, प्लस 2y और -5a², और नीचे समीकरण है 5x² माइनस 3y प्लस a², और हमें इनको माइनस करना है। तो जब हमें इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस करने का तरीका होता है कि जो नीचे आपने लाइन लिखी है ना, ये नीचे, इसके साइंस को बदल दो, इनके जो साइन है उनको बदल दो। जैसे देखो 5x² प्लस का है तो इसके नीचे माइनस साइन लिखो, इधर माइनस का साइन आ रहा है तो इधर प्लस का साइन लिखो, इधर प्लस का आ रहा है तो इधर माइनस का लिखो, फिर एक लाइन खींच लो। अब देखो 3x² और ये जो 5x² अब प्लस का नहीं रहेगा, अब ये जो नीचे वाले जो साइन आपने लगाए हैं ना, ये साइन अब काम आएंगे आपके, ये काम आने वाले, माइनस, ये प्लस और ये माइनस काम आने वाला है। ठीक, तो देखो 3x² और माइनस का 5x², तो 3 - 5 कितना होगा? माइनस का 2x² प्लस का 2y प्लस का 3y प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक है ना, जो पहले वाले साइन थे अब उनका उपयोग अपन नहीं करेंगे, जो आपने उनके अपोजिट साइन लिखे हैं नीचे ये वाले यूज होते हैं। तो अब ये 3y प्लस का बन गया और प्लस का 2y, तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा 5y, फिर
माइनस का 5a² और नीचे का हो गया माइनस का a², तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 6a²। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? माइनस का 2x² प्लस का 5y माइनस का 6a²। ठीक है, आप चाहो तो वैसे जो है ब्रैकेट बना करके अलग अलग करके सॉल्व करो, या फिर इस मेथड से करो। इस मेथड से करोगे थोड़ा जल्दी होगा, और ये जो है अपन डिवीजन एल्गोरिथम वाला जो मेथड है वहां पर इसी का अपन उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, और डिवीजन एल्गोरिथम आपका मुझे लगता है कि पॉलिनोमियल वाला ही टॉपिक नहीं, बल्कि पूरी की पूरी जो गणित का सिलेबस है ना, उसमें सबसे टफ आपको एक ही चीज लगती होगी, और वो है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने ये बेसिक चीजें जो है नहीं समझ रखी है। अगर आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ जाती है तो मेरे दोस्तों आप इजीली जो है डिवीजन एल्गोरिथम को समझ जाओगे। बहुत आसान है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं जो है आपके साथ में आगे बात करता हूं। चलो, तो अब हम इधर ही, या आगे चल आगे लिख लेते हैं, कुछ गुणांकों के बारे में भी बात करते हैं, और एक सामान्य समीकरण को थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं कि उसमें कौन क्या होता है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है ax² bx+c बराबर में 0। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमसे पूछा जा सकता है कि x² का गुणांक क्या है। तो देखो दोस्तों, गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणांक का मतलब है कि गुणा का अंक। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा का अंक। तो बताइए, अगर पूछा जाए एक्स स्क्वायर के गुणा का अंक क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है? ए। तो ये इसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको पूछा, तो गुणांक का मतलब है गुणा का अंक, और गुणा का अंक क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणा का अंक है ए। ऐसे ही एक्स का गुणांक, तो x का गुणांक क्या होगा? तो x का गुणांक हो जाएगा, भाई x के आगे कौन आ रहा है? ठीक है, सीधे सीधे अगर देसी भाषा में बताऊं तो आपको तो यह ध्यान रखना है कि जिसका भी गुणांक पूछा हो उसके आगे कौन है, उसके चिपका हुआ कौन है, वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे x स्क्वायर का पूछा तो x स्क्वायर के चिपका हुआ कौन है? a, तो a आंसर हो जाएगा। एक्स है, एक्स के चिपका हुआ कौन है? बी, तो ये बी आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि भाई आपका स्थिरांक है ना, कांस्टेंट या नियतांक या नियत संख्या कौन है, तो जिसके साथ में कभी कोई चर नहीं लगा होगा। ठीक है, तो जैसे सी के साथ में कोई चर लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब वही जो है स्थिरांक या नियतांक कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो ax² प्लस bx+c बराबर 0, जिसमें x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b, स्थिरांक हो गया c। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ये समझ गए होंगे। ठीक है, चलो, गुणांक अगर आपको समझ में आ गया है तो ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा याद रखें। मैं कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस करवा देता हूं गुणांकों पर आधारित, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। दिक्कत यही है कि डिवीजन एल्गोरिथम इसीलिए समझ नहीं आता क्योंकि हमें ये चीज पता ही नहीं होती। बताओ, अब इसमें 2x³ प्लस x+4 बराबर 0। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि x³ का गुणांक क्या है और x का गुणांक क्या है। ठीक है, ऐसे ही 2x² प्लस 3x+1 बराबर 0, इसमें भी आपको यही बताना है x² का गुणांक क्या है और x का गुणांक क्या है। ठीक है, चलिए फिर 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x+1 बराबर 0, इसमें आपको बताना है x³ का गुणांक, फिर x² का गुणांक, फिर x का गुणांक।
ठीक, बताइए जल्दी से, बताते रहिए सबके आंसर मैं यहाँ देख रहा हूं। 4x⁴ प्लस 2x बराबर 0, और इसके अंदर आपको बताना है x⁴ का गुणांक, x⁴ का गुणांक, x⁴ का गुणांक और x का गुणांक। सभी कॉन्सेप्ट एक साथ इधर ही आज ही समाप्त हो जाएंगे, आपके कोई डाउट नहीं बचेगा। देखो भाई, x³ ये रहा x³, इसके आगे कौन बचा? 2, तो यही इसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। तो x³ का गुणांक क्या हो गया? 2। ठीक, ये रहा x के आगे क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब हो गया 1 है इसके आगे, क्योंकि अगर 1 भी नहीं होता, 0 होता, आप ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दिख रहा तो आप 0 कर दोगे। अगर 0 कर दिया तो मैंने क्या बोला है? गुणांक का मतलब होता है गुणा वाला अंक। तो भैया 0 का गुणा अगर x से होगा तो वो तो 0 हो जाएगा, यानी ये तो पद आएगा ही नहीं, जबकि ये पद तो है ना समीकरण में। तो हमें इसका गुणांक क्या मानना पड़ेगा? 1। x का गुणांक हो जाएगा 1। क्लियर? तो जब आपको खाली एक ही चर दिख रहा हो, उसके आगे पीछे कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो आप समझ जाइए कि उसका जो गुणांक है वो 1 है। फिर देखो दूसरा, x², ये रहा, कौन बचा? 2, तो ये 2 ही इसका गुणांक है। फिर ये रहा x का गुणांक आगे क्या बचा है? 3, तो ये 3 ही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसके बाद देखो, 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। x³ ये रहा, इसका गुणांक कितना है? 3। x² ये रहा, इसका गुणांक कितना है? 2। x ये रहा, गुणांक कितना है? 4। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। फिर देखो आगे, नेक्स्ट, x⁴ ये रहा, इसका गुणांक कितना है? 4, तो यही 4 आंसर हो जाएगा। अब इधर देखो, कहीं पर भी x⁴ दिख रहा है क्या इस समीकरण में? नहीं दिख रहा सर। तो भाई आपको जब x⁴ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो नहीं दिखेगा ना उसका गुणांक हमेशा 0 होता है। तो x³ का गुणांक कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, देखो दो चीज बता रहा हूं, अगर कोई चर आपको दिख ही नहीं रहा और उसका अगर आपसे गुणांक पूछेगा तो उसका गुणांक तो होगा 0। और अगर आपको चर दिख रहा है लेकिन उसके जो है आगे पीछे कोई संख्या नहीं दिख रही तो उसका गुणांक 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर खाली एक चर था x, तो इसलिए गुणांक 1। यहां पर x³ कहीं पर है ही नहीं, इसलिए उसका गुणांक 0। x² भी कहीं पर नहीं है, तो x² का गुणांक भी 0। और x है तो x का आगे क्या बचा है? 2, तो ये 2 आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है गुणांक वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे कि कैसे जो है हम किसी समीकरण में किसी भी वेरिएबल यानी किसी भी चर के गुणांक के बारे में जो है पता लगा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आप इसके पता लगा लेंगे अब। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो अब देखिए, अब धीरे धीरे अपन जो है अपने जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और अपन अब पहला कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, बहुपदों के गुणनखंड यानी फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपदों के गुणनखंड। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के क्या निकालना सीखेंगे अब अपन, फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब बहुपदों के गुणनखंड के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक बहुपद हमें दे रखा होगा, वह बहुपद जिसकी घात जो है वो 1 या 1 से ज्यादा होगी। ठीक, अब वो जो बहुपद है उस बहुपद का, है ना, मान लो देखो पी एक्स के फॉर्म में है, यानी पी एक्स कोई एक क्या है? बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। ठीक है, तो पी एक्स जो है वो एक बहुपद है, और इस पी एक्स के अंदर जब आप x बराबर a पुट करते हो, कोई a जो है संख्या है, ठीक है, तो x बराबर a अगर हम जो है समीकरण पी एक्स के अंदर रख देते हैं
तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, x की जगह अब a रखा है तो पी ए से, और पी ए की जो वैल्यू है वो अगर जीरो निकल कर आ जाए, पी ए की वैल्यू क्या निकल कर आ जाए, जीरो निकल करके आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही पी ए की वैल्यू जीरो निकल कर आई तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर a जो है वो इसका एक मूल है। तो ये जो a है ये इसका क्या हो गया, एक मूल हो गया। और अगर हमने x बराबर a को इस फॉर्मेट में लिख दिया कि x माइनस ए बराबर जीरो, क्या लिखा, x माइनस ए बराबर जीरो, तो जो ये x माइनस ए है ये इसका एक गुणनखंड, क्या, गुणनखंड, यानी कि फैक्टर, इंग्लिश में बोले तो फैक्टर कहलाएगा। समझ में आ गई बात, क्या कहलाएगा, गुणनखंड यानी फैक्टर कहलाएगा। समझ में आ गई बात। तो गुणन बहुपदों के गुणनखंड का मतलब क्या है, पी एक्स है जो कि एक बहुपद है कोई, ठीक है, अभी एग्जांपल से भी बताऊंगा ये सभी चीजें, पहले समझा रहा हूं खाली। फिर इस बहुपद के अंदर x बराबर कोई एक ऐसी वैल्यू ले ली, a है ना, कोई कांस्टेंट लिया, 2 लिया, 3 लिया, ऐसा वो पुट करने पर उस समीकरण का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे ही वो जीरो हुआ तो हम ये कहेंगे कि x बराबर जो a वैल्यू आई है वो a तो है इसका मूल, और अगर हमने ये कह दिया कि x माइनस ए यानी कि उस a को जो है x की तरफ ले आए और उसको पूरा एक समीकरण का रूप दे दिया, x माइनस ए बराबर जीरो एक समीकरण है, तो x माइनस ए उसका गुणनखंड कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। समझ में आ गई बात। और गुणनखंड या फैक्टर का मतलब होता है कि आप उस पूरे बहुपद को इस संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हो। जैसे 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 और 1 6 के क्या है, गुणनखंड। ऐसे ही कोई अगर पॉलिनोमियल है, कोई बहुपद समीकरण है, उसको भी हम टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसको भी जो है हम 2 3 4 भागों में तोड़ करके लिख सकते हैं। तो जो छोटे छोटे भाग बनाए जाते हैं वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। एक गुणनखंड ये भी उसमें होगा, x माइनस ए। ठीक है, समझ में आई बात। ये भी बता दूं, जो आपकी बहुपद होती है उस बहुपद के, एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इधर करता हूं ताकि एग्जाम्पल भी आ जाएगा इधर ही और आपको समझ में भी आ जाए। देखो, इस बहुपद के गुणनखंड कितने होंगे, है ना, तो बहुपद की घात के बराबर ही इसके गुणनखंड होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि किसी बहुपद के गुणनखंड कितने होंगे, अब गुणनखंड आप जो है एक एक निकाल करके चेक नहीं करना है, उसकी जो अधिकतम घात होगी उस घात के बराबर ही उसके गुणनखंड होते हैं। ठीक है सर, आपने थ्योरी समझा दी, अब प्रैक्टिकल बताओ। लो भाई, एक समीकरण ली पी एक्स यानी पॉलिनोमियल एक्स के अंदर जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमने एक समीकरण ले ली, क्या ले ली, एक समीकरण ली, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, एक, वेरी गुड। एक्स का गुणांक क्या है, दो, वेरी गुड। और कांस्टेंट पद क्या है, एक, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए इसके अंदर मान लीजिए हम x बराबर माइनस एक का पुट करते हैं, कितना, x बराबर माइनस एक। सर ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये जीरो होगा या नहीं होगा, वो भी बताया जाएगा, है ना, धीरे धीरे धैर्य रखो, सब सिखाऊंगा। पहले आप ये देखो कि मान लो मैंने x बराबर माइनस वन मान लिया, जैसे ही x बराबर माइनस वन रखा तो उसमें रखा मैंने, तो p ऑफ माइनस वन हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस वन। ठीक है, अब देखो माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वन, टू का मल्टीप्लाई माइनस वन से तो हो जाएगा माइनस का टू, और ये प्लस का वन है ही। ठीक है, अब देखो वन और वन हो गया टू,
और माइनस का 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। तो बताइए P ऑफ -1 कितना निकल करके आ गया, तो P ऑफ -1 निकल करके आया 0। इसका मतलब जो ये बहुपद समीकरण है वो आपके -1 के ऊपर क्या हो रही है, 0 हो रही है। इसका मतलब ये जो -1 है ये इसका एक मूल है, ठीक है। लेकिन हमें तो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, -1 को इधर ले आएंगे, तो बन जाएगा -1 जब इधर साइड आएगा, ठीक है। तो देखो ये ध्यान रखना, आप अगर नहीं पता हो तो माइनस की संख्या अगर बराबर के साइन को छलांग लगा करके इधर साइड आती है, यानी कि आपके लेफ्ट साइड में आती है ना, मतलब ये देखो ऐसे इधर से इधर आ रही है या इधर से उधर जा रही है, तो साइन बदल जाता है। यानी अगर बराबर का साइन है उसके राइट साइड में है और राइट से अगर लेफ्ट में आती है तो बन जाती है क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव, और अगर नेगेटिव से अगर राइट से लेफ्ट गए तो पॉजिटिव बन जाएगी। यानी आप जिस तरफ छलांग लगाओगे, भले चाहे राइट टू लेफ्ट जाओ चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ, साइन क्या होगा, बदल जाएगा। तो x बराबर जैसे ही -1 है तो -1 जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा x + 1 बराबर में 0, और ये x + 1 इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, यानी फैक्टर कहलाएगा। तो x + 1 जो है वो इस समीकरण का एक गुणनखंड है। सर ये गुणनखंड है, ये तो आपने इससे निकाला है। अभी आगे थोड़ा सा वेट करिए, आपको ये भी बताऊंगा कि इसके दो गुणनखंड निकलेंगे और दोनों गुणनखंड सेम है, x + 1 x + 1। समझ में आई बात, क्लियर है। आपको भी ये भी दिखाया जाएगा, लेकिन आपने ये बहुपदों का गुणनखंड क्या होता है ये समझ लिया, और गुणनखंड जो है कैसे उस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अभी आपको समीकरण सॉल्व करना भी सिखाया जाएगा, निश्चिंत रहे। बस ये ध्यान रखना लेकिन कि जो भी उसका जो गुणनखंड होगा वहां से जो x की वैल्यू आएगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी और इसको 0 करती है, क्योंकि इस पर आधारित एक क्वेश्चन आया हुआ है, हम करने जा रहे हैं वही क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये रहे अपने पास में p/q, है ना। तो ये देखिए ये आपके सामने सीधा p/q लेकर के आया हूं। मैं कोई आपको जो है अपने बनाए हुए क्वेश्चन बताकर नहीं बताऊंगा कि ऐसा एग्जाम में आता है, आया है एग्जाम में वो बताऊंगा। सीधे क्या बताऊंगा, एग्जाम में आया है, ठीक है। आएगा या ऐसा आता है वो नहीं, आया है वही क्वेश्चन एग्जैक्ट। देखो क्या क्वेश्चन आया है, पढ़िए आप। यदि x - 1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणक है। अब गुणक कहे चाहे गुणनखंड कहे वो एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में इन्होंने फैक्टर लिख दिया था। तो गुणक यानी भाई उसका गुणन किससे गुणा हो रहा है, और गुणनखंड मतलब भी वही होता है गुणनखंड का भी, ठीक है। तो बताइए k का मान क्या होगा, तो बताओ समीकरण क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है 4x³ +3x² -4x प्लस का k, ठीक। इसके अंदर इसने बोला क्या है, तो x - 1 इसका गुणनखंड है। x - 1 अगर इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। x बराबर 1 जब आप इस समीकरण में पुट करेंगे तो ये समीकरण कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x बराबर 1 इस समीकरण में रखने पर 0 हो जाएगी। चलिए x बराबर 1 इसमें रखते हैं और इसको 0 के बराबर कर दिया मैंने। x बराबर 1 रखेंगे तो 4 × 1⁻³ प्लस 3 × 1⁻² -4 × 1 और प्लस का k बराबर में 0, ठीक। अब 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी ये आ गया 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो प्लस का 3, 4 × 1 4 ही होता है, प्लस का k। अब देखो सीधे सीधे आपको पता है
ये है प्लस का 4, ये है माइनस का 4, कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, के प्लस 3 और बराबर में 0 जो इसके चला आ रहा था। ठीक है, के प्लस 3 बराबर अगर 0 है तो के प्लस 3 बराबर 0 यानी के बराबर हो गया माइनस का 3। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि प्लस की संख्या अगर इधर आती है तो माइनस बन जाती है, माइनस की संख्या इधर आती है तो प्लस। तो ये है के प्लस 3, तो प्लस का 3 जब इधर आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ और के बराबर आ गया माइनस का 3, यानी ऑप्शन नंबर 3। और ये आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो सीधे सीधे मैंने एग्जाम पेपर में से ही कट करके यहाँ लगा दिया। देख लेना, भले पेपर में 7वें नंबर पर दे रखा होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि हाँ, हमारे पीवाईक्यूज जो है इस छोटे से कॉन्सेप्ट से भी आते हैं कि गुणनखंड क्या है और कैसे सॉल्व होता है। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। डिवीजन एल्गोरिथम सीखना है और अच्छे से सीखना है। अगली क्लास में आज तक का सब कुछ पढ़कर आइएगा, क्योंकि अगली क्लास अपनी होगी डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।